हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्यार्जन साइंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लेके आए हैं और उसमें हम फाइनली डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको कैसे बनाओगे, या किस तरीके से आपने जो फॉरेन डीएनए या फिर जो आपने वेक्टर बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया उसको कैसे बैक्टीरिया सेल के अंदर ट्रांसफर करोगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आरडीएनए बनाते हैं, उसके लिए टूल्स क्या क्या चाहिए होते हैं, और आरडीएनए को बनाने के लिए जो टूल्स चाहिए वो स्पेशली कौन कौन से हैं, लाइक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, वेक्टर हो गया, उसके अलावा डीएनए लाइगेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, ठीक है ना, होस्ट सेल्स हो गए, ये सब क्या है टूल्स हैं। और उसके अलावा बेटा आपने कुछ प्रोसेस देखे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया कैसे जा सकता है, लाइक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से होते हैं, सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा वेक्टर के रूप में कौन कौन यूज़ हो रहा है वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में जो मेन स्टेप आती है बेटा वो ये है कि आप कैसे आरडीएनए की प्रोसेस करते हो। भाई आरडीएनए को बनाने के बाद कैसे उसको ट्रांसफर करना है बैक्टीरिया सेल्स में, या फिर उससे कैसे हमको प्रोडक्ट प्राप्त करना है, या फिर आप मान लीजिए कोई अपना पर्टिकुलर जीन है जिसको आप बढ़ाना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर जीन को बढ़ाने के लिए आपके पास एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और अब किस तरीके से आप मान लीजिए कोई जीन को किसी सेल से निकालते हो। जैसे कि मान लीजिए प्लांट सेल हो गई, एनिमल सेल हो गई, अगर मान लीजिए उसके किसी जीन को आप निकालना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो, तो पहला सबसे बड़ा सवाल ये है बेटा कि अगर कोई प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है तो उसके अंदर से आपको डायरेक्ट डीएनए कैसे निकालना है, क्योंकि सेल के चारों तरफ बेटा सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल भी मिलेगी, साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी। उसके अलावा बेटा डीएनए के अंदर आपको सेल के अंदर आपको डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, उसके अलावा काफ़ी प्रोटीन्स भी मिलेंगी, ठीक है ना। तो सब मॉलिक्यूल्स को छोड़कर हमको डायरेक्ट हमारा डीएनए हमको हासिल करना, वो भी बिना विदाउट एनी किसी डैमेज कि हमको डीएनए हासिल करना। तो यही चीज़ आज डिस्कस करेंगे, किसी तरीके से आप आरडीएनए की प्रोसेसेस करते हो और किस तरीके से क्या क्या स्टेप फॉलो करते हो। तो बने रहिए इस लेक्चर में और आनंद लीजिए इस लेक्चर का, ठीक है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि पढ़ाई करते रहिए, और जिस तरीके से आप पढ़ाई करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको एक दिन जो आप चाहते हो मेडिकल, एम्स या किसी भी एमबीबीएस कॉलेज में अपना एडमिशन लेना, तो आप आराम से ले सकते हो, ठीक है ना। आपको पढ़ने के टाइम थोड़ी समस्याएं आ सकती है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको एक ही बात कहना, क्या कहने का है, ये कहने का है कि जैसे उनको बोलना कि रोज़ रोज़ गिरकर मैं मुकम्मल खड़ा हूँ। क्या बोला मैंने, रोज़ रोज़ गिरकर मैं मुकम्मल खड़ा हूँ, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप अपने दिल और दिमाग में हमेशा बनाए रखिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से टाइम दीजिए। ये जो टाइम चल रहा है बेटा इसको आराम से पढ़ाई में अपना टाइम लगाइए। जैसे 2025 मई में जैसे ही पेपर होगा, आप उस टाइम पर इतने कंप्लीट हो जाओगे कि आप आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। लेकिन आज के टाइम पर, आज के प्रेजेंट टाइम पर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज प्रोसेसेस के बारे में, कि ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो की जाती है जिसकी वजह से हम कंप्लीट एक जीन को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। और जीन को ट्रांसफ़र कर पाएंगे तो ऐसी कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे, जो एक्चुअल में हमको आरडीएनए से प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हमारा चैप्टर है, उसके अंदर आपको पता है आज पढ़ने वाले हैं प्रोसेसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम में आने वाली कुछ स्टेप्स हैं या कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो हमको यहाँ पर स्टडी करनी है। लाइक हम कुछ प्रिंसिपल्स तो हम स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ, और लाइक हमको हाइजीनिक मेंटेन करना चाहिए, डिकंटामिनेशन हमको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो लाइक बायोटेक्नोलॉजी में आती है। आज हम कुछ टेक्नोलॉजी में जैसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इनके अंदर आने वाली जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं बेटा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो प्रोसेस फॉलो की जाती है आपके सामने ये है। इस सिंगल स्लाइड में आप कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी की जितनी भी आरडीएनए से बनाने वाली जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं वो सारी की सारी स्टेप्स मैंने आपके सामने स्लाइड्स पे रख दी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप मान लीजिए इन चीज़ों को याद रखते हो, इन चीज़ों को कंप्लीट याद रखते हो, तो आपका कंप्लीट चैप्टर यहीं से क्लियर हो जाएगा। ये जो स्टेप्स हैं आप इनको शॉर्ट में भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो हम आपको इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या होता है। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा जो सबसे नंबर 1
आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, आप किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हो, मतलब उसका किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा बेटा, आपको मान लीजिए डीएनए चाहिए होगा। तो किसी भी सेल से अगर आप डीएनए लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सेल्स के अंदर चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन रहेगी, फिर बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी, तो उनको हटाते हुए आपको कहाँ पहुंचना है, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचना है, वहां से डीएनए निकालना है। तो बेटा ये माइक्रोस्कोपिक चीज होती है, सेल्स क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, तो वहां से डीएनए निकालना कोई आसान बात नहीं है कि जाओ चेरा फाड़ी कर दी चाकू से निकाल लिया डीएनए, ऐसा नहीं होगा बेटा, वो दिखाई नहीं देती। तो उसके लिए क्या है, आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, वो आपको बताएंगी या वो आपको हेल्प करेंगी कि किस तरीके से आप एक डीएनए को आइसोलेट कर सकते हो। समझ में आया यहाँ पर? तो देखते हैं सबसे पहले जो स्टेप है बेटा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। बेटा आप मान लीजिए डीएनए तो आपको मिल गया, तो आपने डीएनए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एंजाइम लाइक सेलुलोज है, सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, तो आपको सेलुलोज एंजाइम का यूज करना पड़ेगा, सेलुलेज एंजाइम जो सेल वॉल को गलाएगा, प्रोटीएज प्रोटीन को गलाएगा, कार्बोहाइड्रेट लाइपेजेज इनको गलाएगा, आरएनएज को डालना पड़ेगा, एक्सेप्ट डीएनएज। डीएनएज को नहीं डालना है क्योंकि डीएनए को हमको सेफ रखना है। तो आपको क्या है बेटा, सबसे पहले आइसोलेशन करने के लिए कुछ लाइक इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का यूज करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये हमारे आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले कुछ स्टेप्स हैं जो है, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, पहला नंबर क्या है बेटा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा नंबर है बेटा यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब क्या होता है बेटा, हमको कंप्लीट डीएनए मिल गया। आपको पता है ह्यूमन डीएनए जो होता है, ह्यूमन डीएनए यूकैरियोटिक सेल्स में जो ह्यूमन डीएनए होता है उसकी साइज क्या होती है, 2.2 मीटर। अब मान लीजिए हमने डीएनए निकाल लिया, तो कंप्लीट डीएनए काम में नहीं लेना है हमको कुछ ऐसे स्पेशल फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनको ही काम में लेना है, उनको ही ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट ही चाहिए, हमको कोई पर्टिकुलर जीन ही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, इस वजह से हम पर्टिकुलर जीन को ही आइडेंटिफाई करेंगे और उसको लाइक रेप्लिकेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाएंगे। तो उसके लिए भी पॉलीमर चेन रिएक्शन हुआ, उसको मान लीजिए अलग करेंगे। पॉलीमर चेन रिएक्शन ये एक मेथड होता है जिसमें आप अपने डीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो कॉपीज है वो लाखों गुना बढ़ा सकते हो। समझ में आया ना, क्या लाखों गुना बढ़ा सकते हो। उसके अलावा आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर मान लीजिए आपने फ्रेगमेंटेशन कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, आपने रिएक्शंस कर दी डीएनए को, पर डीएनए को ये जगह जगह से काट के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना देगा। ठीक है ना, इस तरीके से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना देगा। तो इन फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए भी एक मेथड होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है डीएनए बहुत छोटा होता है, उंगलियों से, हाथों से या चाकू से या किसी और औजार से अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए भी आपको एक मेथड लगाना पड़ेगा, और वो मेथड होता है बेटा एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या होता है बेटा, एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग कर लिया जाता है बेस्ड ऑन देयर साइज। जो बड़ा डीएनए होगा वो जेल में आगे तक नहीं जाएगा, वो पीछे रहेगा, और जो स्मॉल फ्रेगमेंट होगा वो आगे तक चला जाएगा। ठीक है ना, इस वजह से क्या होता है, ये वाली स्टेप हम फॉलो करेंगे। ओके, उसके बाद आता है बेटा जो आपने फ्रेगमेंट्स दिए उसको जोड़ना पड़ेगा, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर, मतलब यहां पर जाके आपका आरडीएनए तैयार होगा। समझ में आया बेटा, लास्ट लेक्चर्स में मैं समझा चुका हूं क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं आरडीएनए के अंदर, और आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर बनाना है तो आपको क्या क्या टूल्स चाहिए, उसमें डीएनए लाइगेज वगैरह होता है। उसके अलावा क्या होता है बेटा, वेक्टर जो जीन को लेके जाने वाला है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा हमको। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है बेटा किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा। और वेक्टर कौन होता है, प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, वायरस हो सकता है। हमारे अकॉर्डिंग हम जिस भी जीन को ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिस तरीके से हम इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिस तरीके से हम इसको मॉडिफाइड करना चाहते हैं, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमको उस प्लाज्मिड के साथ जोड़ना पड़ेगा। और उससे पहले हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है कि अगर मान लीजिए आपको आरडीएनए बनाना है, रेस्ट्रिक्शन यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपको क्रोमोसोम्स जो जीन ऑफ इंटरेस्ट देगा, उसके बाद में प्लाज्मिड, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपको सेम टाइप के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। फिर उसको जोड़ देंगे ना, तब जाके आपको मिलेगा बेटा आरडीएनए, जो कि
एक तरह से फोर्थ स्टेप आती है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आपको आरडीएनए बना लेगा। अब क्या करने का बेटा, ये आरडीएनए बन गया, इसको वेक्टर सेल में ट्रांसफर तो करना है ना, फिर उसके बाद उसका ख्याल भी रखना है कि ये सेल्स कॉपीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए स्टेप होती है बेटा ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। होस्ट कौन है बेटा, बैक्टीरिया है। कौन है, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है बेटा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना है, उसके बाद क्या करना है बेटा, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपको ट्रीट करवाना है, जिससे आपको फ्रेगमेंट्स तैयार हो जाए डीएनए के। जैसे ही डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे तब आप क्या करोगे, आपको जो इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट चाहिए डीएनए का वो आप अपने तरफ से आइडेंटिफाई कर लोगे। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एगेरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपके पास डीएनए बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन आप चाहते हो उसको 100 गुना लाख गुना बढ़ाना, तो आपके पास एक मेथड होता है पॉलीमर चेन रिएक्शन। टेंशन मत करो बेटा, इस जो स्लाइड है, ये जो लेक्चर है मेरा, उसके अंदर आपको सारी एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पॉलीमर चेन रिएक्शन सब कुछ बताएंगे किस तरीके से होता है। समझ में आया ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कल्चरिंग। अब मान ट्रांसफर कर दिया आपने उस डीएनए को, उसके बाद होस्ट सेल इन ए मीडियम लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन एंड डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में लास्ट में काम आएगा। मान लिया आपने किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया, तो बेटा उसका पर्पज क्या होता है, उसका पर्पज होता है केवल और केवल उससे कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स प्राप्त करना। तो जो आपको और सेल में क्या होता है बेटा, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, बैक्टीरिया सेल्स ऐसे ही नहीं ले लेती कि किसी भी डीएनए को आपने आरडीएनए बना दे उसको आराम से वापस उसके अंदर डाल दें। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, हीट और हॉट हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। 42 डिग्री सेल्सियस पे किसी प्लाज्मिड या बैक्टीरिया सेल्स को गर्म करोगे, फिर बाद में वापस आइस पे लेके जाओगे, फिर उस तरीके से क्या होता है, उसको कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है, कॉम्पिटेंट एक ऐसी सेल्स होती है जो फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करने में ईजी हो जाती है, उसमें छिद्रित किए जाते हैं, छेद किए जाते हैं, पोर्स बनाए जाते हैं। वो सिर्फ ट्रीटमेंट से, इस लेक्चर में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 6 स्टेप्स हैं, वो आपको ये बताती है बेटा कि किस तरीके से आप जो रिकॉम्बिनेंट या आरडीएनए जो होता है उसको किस तरीके से आप अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर जो प्रोसेस शामिल होती है। फाइनली आपको क्या करना है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्राप्त करना है। आप आरडीएनए बना क्यों रहे हो, क्योंकि आप फॉरेन डीएनए उसमें जोड़ रहे हो, दूसरा डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ रहे हो जो किसी और ऑर्गेनिज्म का है, और उसको क्या चाहते हो, उसकी मल्टीपल कॉपीज चाहते हो। जैसे कि स्टार्टिंग में याद करो बेटा, हमने इंसुलिन के बारे में एग्जाम्पल दिया था। इंसुलिन में क्या किया था हमने, इंसुलिन में क्या किया था बेटा हमने, एक्चुअली इंसुलिन में क्या किया था बेटा, इंसुलिन का जीन लिया किससे, ह्यूमन सेल से इंसुलिन का जीन लेके, और उसमें क्या किया गया हमने, उसमें वहाँ पर हमने उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ा और उसको मल्टीप्लिकेशन किया एज दी इंडस्ट्रियल लेवल। और आज हम इंसुलिन डायरेक्ट इंडस्ट्रियल लेवल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आराम से जो डायबिटीज के पेशेंट वो ले सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा बेटा। 1 बाय 1 इनको लिस्ट में चलते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेप आती है बेटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो बेटा आपको पता है न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स सब में मिलता है। तो उसके अलावा देखो, आप मान ली किसी सेल्स को सेल से अगर डीएनए निकालना चाहते हो, तो बेटा आपको पता है ना, उसके चारों तरफ सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सब कुछ होता है। तो उनको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, उसके लिए आपको एंजाइम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बेटा, आपको डीएनए के स्ट्रक्चर्स पता है। द मेजॉरिटी ऑफ डीएनए ऑर्गेनिज्म दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबो डीएनए फॉर्म होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए नीड्स टू बी इन द प्योर फॉर्म एंड फ्री और अदर मॉलिक्यूल्स। अब बताओ, अगर आप आरडीएनए बनाना चाहते हो बेटा, आरडीएनए के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, बिल्कुल फ्री डीएनए होता है। उसके आसपास प्रोटीन, आरएनए सब कुछ भटक रहे, नहीं। अगर आपको आरडीएनए बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी में यूज करना है, तो आपके पास ओनली डीएनए होना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, सिंस द डीएनए इज इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सेल ओपन। बिल्कुल। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, होल सेल को ब्रेक करेंगे और डीएनए निकाल के उसको प्यूरिफाई करके उसको अलग टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बेटा दैट रिलीज डीएनए अलोंग विद द अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स सच एज आरएनए प्रोटीन्स। क्योंकि आपको पता है, जैसे सेल को हम मान ली डाइजेस्ट करेंगे, तो आपको पता है ओनली डीएनए प्राप्त नहीं होगा, डीएनए के अंदर आपको पता है आरएनए भी मिलेगा और प्रोटीन्स भी मिलेगी। समझ में आया ना। हाँ, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना।
द सेल वॉल इज डाइजेस्टेड बाय ट्रीटिंग ऑफ द बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल, टिश्यू, एंजाइम लाइक सच ए लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया होता है बेटा, ये एंजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन को गला देता है। प्लांट सेल होगा तो सेलुलोज, तो सेलुलेज एंजाइम यूज करना, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको सेलुलोज। फंगस होगा तो बेटा काइटिनेज, क्योंकि फंगस जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। दिस इज फॉलोड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विद इन ए सेल बाय डिटर्जेंट लाइसिस, मतलब यूजिंग हाई पाउडर डिटर्जेंट यूज कर लोगे तो जिससे क्या होगा बेटा, सारी सेल्स गल जाएगी और उससे क्या होगा, ओनली डीएनए बन जाएगा। तो डीएनए को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसके अलावा प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीएज, मतलब आप क्या करोगे, डीएनए को छोड़ के, मतलब किसी भी सेल से अगर आपको डीएनए निकालना है तो आप डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को छोड़ के जितने भी एंजाइम, जैसे सेल्यूलोज हो गया, प्रोटीएज हो गया, काइटिनेज हो गया, उसके अलावा बेटा लाइक जो भी एंजाइम्स है जो डिफरेंट लाइक आरएनएज होगा, सबको डाल दीजिए। जिससे क्या होगा, सबको डाइजेस्ट हो जाएगा और आपके पास ओनली क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा, बच जाएगा, ठीक है ना। तो प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली सीन इन द प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द एडिशन ऑफ द चिल्ड एथेनॉल। तो चिल्ड एथेनॉल डाल देते हो, जिसमें क्या होता है बेटा कि मान लीजिए आपने एक सेल्स के आपके ग्रुप ऑफ सेल्स है, उसके अंदर आपको डीएनए, सब सेल्स से क्या डीएनए निकालना है। तो डीएनए निकालने के लिए क्या करोगे आप, उसके अंदर बेटा आपने डिफरेंट एंजाइम डाल दिए, क्योंकि डीएनए के लाइक सेल के चारों तरफ सेल वॉल है, तो सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होगा, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाल दिया सेल्यूलोज। उसके बाद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन को उसके लिए डाल दिया। उसके बाद लाइपेज डाल दिया, उसके बाद में मान लीजिए आपने डाल दिया कौन सा बेटा, लाइक काइटिनेज, सब एंजाइम डाल दो, आरएनएज डाल दो। जिससे क्या होगा, जितने डीएनए के अलावा जितने भी आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स सेल के अंदर माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो सारे के सारे डाइजेस्टेड हो जाएंगे और ओनली आपके पास प्योर क्या बच जाएगा, डीएनए बच जाएगा। उस डीएनए को निकालने के लिए आप उसके अंदर क्या डालोगे, उस सॉल्यूशन में चिल्ड एथेनॉल डालोगे। जिससे क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, डाउन बैठ जाएगा, ठीक है ना, अलग हो जाएगा। ओके, डीएनए सेपरेट आउट कैन बी रिमूव बाय द स्पॉइलिंग। तो इसके बाद में उसको स्पॉइलिंग करके नहीं, तो इस तरीके से देखो डीएनए देखा जा सकता है। ये बायोटेक्नोलॉजी लैब में किया जाता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, आरडीएनए को फाइनली प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या किया जाता है बेटा, कटिंग। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करने पड़ेगा बेटा, कट। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से क्या करते हैं हम बेटा, डिफरेंट जगह इस पे कट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, कट लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखो बेटा, द प्यूरिफाइड डीएनए इज कट इनटू द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। तो मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि अब माली फ्रेगमेंट्स हो गए उनको अलग भी करना पड़ेगा, उसके लिए यूज करना पड़ेगा एगेरोजेल प्रोसेस, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ कटिंग डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन क्या होता है, अगर आप डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए सैंपल उसको कट करके आपने छोटे छोटे सैंपल्स बना दिए, ठीक है ना। देखो अब क्या करना है, एगेरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने बताया था, चेक दी प्रोग्रेशन ऑफ दी एंजाइम। तो इसमें क्या करो बेटा, आपने छोटे छोटे होल्स बना दिए, ये एगेरोजेल है, उसके अंदर डीएनए लोड कर दिया। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये होल्स है, इसमें डीएनए इथिडियम ब्रोमाइड डाल के क्या कर दिया बेटा, आपने अपलोड कर दिया। उसके बाद क्या होगा, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स में लाइट आप करंट फ्लो करोगे तो डीएनए के ऊपर क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, डीएनए जो होता है बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए के ऊपर होता है बेटा, डीएनए जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से तो इसको कहाँ रखोगे आप, इसको रखोगे आप पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे और यहाँ पर पॉजिटिव। तो करंट फ्लो किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ऑलमोस्ट 90 टू लाइक 110 वोल्ट की इलेक्ट्रॉन लाइक जो इलेक्ट्रोसिटी होती है उसको फ्लो किया जाता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, डीएनए मूविंग करना स्टार्ट करता है, तो इधर से इस डायरेक्शन में मूविंग करेगा। तो जो बेटा बड़ा फ्रेगमेंट होगा ना वो कम स्पीड से चलेगा, जो छोटा फ्रेगमेंट होगा वो ज़्यादा स्पीड। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको जब आप लाइक अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशंस में देखोगे तो आपको डायरेक्ट किस तरीके से, इस तरीके से फ्रेगमेंट दिखाई देंगे। तो ये होती है एगेरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो काम आती है बेटा डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए, ठीक है ना। हाँ देखो, एगेरोजेल फ्रेगमेंट रिपीटेड विद द वेक्टर्स डीएनए आल्सो, वेक्टर डीएनए के लिए भी किया जाता है। फिर सेपरेशन करना है बेटा, तो बेटा इसमें क्या है ना, द कटिंग ऑफ द डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर रिजल्ट इन दी फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन गए, उसके बाद मिलियंस ऑफ जीनोमिक बन गया, ठीक है ना।
तो बेटा इनको सेपरेट किया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने अभी बताया, नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, तो नेगेटिव तरफ अपलोड किया जाएगा, डीएनए आगे की तरफ बढ़ेगा, तो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। हाँ तो देखो द मोस्ट कॉमन यूज्ड मीडियम एगारोस विच आर नेचुरल पॉलीमर ऑफ द सीवीड्स। तो एगारोस कहाँ से मिलता है, एगारोस जेल कहाँ से बनाया जाता है, सीवीड्स होती है ना, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और लेबोरेटरी में इनका यूज़ किया जाता है बेटा डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट को दोहराने के लिए, लाइक टिश्यू कल्चर वगैरह में भी एगारोस जेल यूज़ की जाती है, ठीक है ना। सीवीड्स इस तरीके से दिखाई देते हैं, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से क्या होता है, एगारोस जेल निकाली जाती है, ठीक है ना। चलो इस तरह की सीड्स होती है बेटा, वीड्स होती है वो। उसके बाद में बेटा डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट रिजोल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू दिस सीविंग इफेक्ट ऑफ प्रोवाइडेड बाय द एगारोस जेल। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे जैसे 3000 न्यूक्लियोटाइड्स वाले और 100 न्यूक्लियोटाइड। आपको पता है बेटा, मैंने जस्ट बताया था, अगर मान लीजिए डीएनए फ्लो कर रहा है बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आ गया तो बेटा इस डायरेक्शन में आएगा, तो करंट भी इसी डायरेक्शन फ्लो होगी, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होता हुआ आएगा ना। तो बेटा जो ज़्यादा बड़ा फ्रेगमेंट होगा, जैसे 3000 बेस पेयर्स वाला ये है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड वाला है, तो ये डीएनए क्या है बेटा यहाँ तक 100 हो गया। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल फ्रेगमेंट होगा ना, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो वो आगे की तरफ मूव करेगा, और जो बड़ा फ्रेगमेंट होगा उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स कम लगेगा, इस वजह से वो पीछे रह जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो इस तरीके से बड़े और छोटे फ्रेगमेंट्स को अलग कर लिया जाता है, ठीक है ना। हाँ तो लार्जर साइज ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट एंड स्मॉलर साइज, मैंने आपको जस्ट बताया अभी, ठीक है ना। इस तरीके से बेटा यूवी रेडिएशन में इनको देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए डीएनए को आप डायरेक्ट नहीं देख सकते, लेकिन उसको देखने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सॉल्यूशन के अंदर इथिडियम ब्रोमाइड, क्या बेटा, इथिडियम ब्रोमाइड यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है ये सब रेड कलर या ब्लू कलर इनके दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो यूवी रेडिएशन, तो इथिडियम ब्रोमाइड क्या बेटा, ETBR, एक कार्सिनोजेनिक होता है, इससे बच के काम किया जाता है। इससे बेटा इससे क्या होता है, इससे कैंसर पैदा हो सकता है, इसलिए जैसे इसको ग्लव्स यूज करके आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। हाँ उसके बाद बेटा इस तरीके से सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है ना, एल्यूशन। तो द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगारोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस टू स्टेप नोन एज एल्यूशन। एल्यूशन की स्टेप, तो इसमें क्या होता है, जेल स्लाइस, उसके बाद बेटा जो सिलिका मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर डीएनए को इसको चिपका दिया जाता है, उससे क्या डीएनए उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट क्या आती है बेटा, नेक्स्ट स्टेप आती है, आपको पता है, इंसर्शन ऑफ आइसोलेटेड जीन इनटू सूटेबल वेक्टर। समझ में आया ना। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि आपने जो जीन आपने कलेक्ट किया उसको वेक्टर के साथ जोड़ा जाएगा। द आइसोलेटेड प्लाज्मिड द बैक्टीरियल सेल इज ट्रीटेड विद द लाइसोजाइम टू डाइजेस्ट द सेल वॉल, देन द बैक्टीरियल सेल इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगेशन टू सेपरेट द प्लाज्मिड। तो बेटा उसको बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड भी निकालना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया, ह्यूमन सेल से क्या किया, अपना डीएनए निकाल लिया, कुछ जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, अब उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ना है, तो बेटा वहाँ से बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड भी निकालना पड़ेगा। तो प्लाज्मिड को निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लाज्मिड को निकालने के लिए जो बैक्टीरियल सेल्स होती है ना उसको लाइसोजाइम एंजाइम से ट्रीट करेंगे, जिससे क्या होगा उसको आराम से बाहर निकाल लिया जाएगा, और उसके साथ किसको जोड़ दिया जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। देखो आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम द इक्वल है, तो इस तरीके से लाइसोजाइम के द्वारा ट्रीट किया जाता है और आराम से ये यहाँ पर मिल जाता है। इस तरीके से बेटा आर्टिफिशियल डीएनए आरडीएनए बनाया जाता है, जिसमें आपको मैंने डीएनए लाइगेज वगैरह सब कुछ बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए और द काइमेटिक डीएनए, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक क्या है बेटा, हमने सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें हमने क्या जाना, इसमें यह जाना कि किस तरीके से आप डीएनए को आइसोलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, वहाँ से आइसोलेट कर सकते हो किसी भी किसी भी
एक्चुअली बैक्टीरिया सेल से आपने आइसोलेट किया, उसके बाद ह्यूमन सेल से आइसोलेट किया, उसके बाद आप मान लीजिए उसके डीएनए फ्रेगमेंट्स को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग अलग कैसे करोगे, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देगी। अब क्या होता है बेटा, कभी कभी डीएनए हमारे पास कम मात्रा में प्रोवाइड होता है, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए पॉलीमर चेन रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने आपको आइसोलेशन ऑफ डीएनए बता दिया, फिर बाद में उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में उसका डाइजेशन बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे दिस लेक्चर को। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।